हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम आप के सामने लेकर के आए हैं मगध राज्य से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ से हमेशा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक था बृहद्रथ। बृहद्रथ था सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक मगध के। बृहद्रथ था, जरासंध के पिता था बृहद्रथ, और उसने मगध का सबसे प्राचीन राजवंश का स्थापना किया था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो जरासंध के पिता का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ नाम था जरासंध के पिता का, जिसने मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का स्थापना किया था बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी मगध की राजधानी। यह इस क्वेश्चन को द्वितीय प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 1906 में पूछा गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज, या कभी कभी ऑप्शन में गिरिब्रज सिर्फ दे देता है, या फिर कभी कभी ऑप्शन में राजगिरी दे देता है। तो इसलिए दोनों याद रखने की जरूरत है। गिरिब्रज और राजगिरी दोनों याद रखने की जरूरत है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, एक या फिर दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों याद रहने से क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो बिंबिसार 545 ईस्वी पूर्व में मगध के गद्दी पर बैठा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बिंबिसार का उपनाम क्या था? तो बिंबिसार का उपनाम था सैनिक के नाम से बिंबिसार को जाना जाता है अभी। तो इसका उपनाम था सैनिक, बिंबिसार का उपनाम। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। बिंबिसार के पिता का क्या नाम था? तो बिंबिसार का पिता का नाम था भट्टिय नाम था बिंबिसार के पिता का। हर्यक वंश के संस्थापक था, हर्यक वंश के राजा था बिंबिसार। और बिंबिसार, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। बिंबिसार ने अंग के किस शासक को पराजित कर उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो अंग के ब्रह्मदत्त को वह पराजित किया था बिंबिसार ने, और उसको पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बिंबिसार किस धर्म का मानता था? तो बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध अनुयायी था बिंबिसार। तो बौद्ध धर्म को यह मानने वाला था बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। बौद्ध संघ को कर्नंद वेनु वन किस शासक ने दान स्वरूप दिया था? तो बौद्ध संघ को कर्नंद वेनु वन को बिंबिसार ने दान के स्वरूप में दिया था, दान रूप में बौद्ध संघ को दे दिया था कर्नंद वेनु वन को। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बिंबिसार ने किस नए शहर का निर्माण कराया? तो बिंबिसार ने राजगिरी नए शहर का निर्माण कराया था, राजगिरी को। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। बिंबिसार अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो बिंबिसार अपनी दूसरी राजधानी राजगिरी बनाई, पहले था गिरिब्रज। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया? हर्यक वंश के राजा था यह बिंबिसार। तो 52 वर्ष तक यह शासन किया था बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। बिंबिसार ने किस राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो बिंबिसार ने, और बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार, बौद्ध धर्म को मानता था। तो उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। बिंबिसार ने किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तो बिंबिसार ने उसकी प्रधान पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की भगनी थी, दूसरी भगनी थी। बिंबिसार ने पूछ रहा क्वेश्चन में कि बिंबिसार ने किसके साथ वैवाहिक संबंध किया था? तो उसकी प्रधान पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की भगनी से, दूसरी रानी चेटक की पुत्री चेलना से, तथा तीसरी पत्नी पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा थी। तो कौशल के शासक द्वारा काशी उन्हें दहेज में मिला था बिंबिसार को। तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंध बिंबिसार ने कौशल नरेश
प्रसेनजीत की भगनी से भी की और दूसरी चेलेना से की थी और तीसरी उसकी पत्नी थी पंजाब की राजकुमारी क्षेमभद्रा। बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा और कब? तो बिंबिसार के बाद मगध की गद्दी पर बिंबिसार बैठा। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार के बाद बैठता है। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु लगभग 493 ईस्वी पूर्व में 493 ईस्वी पूर्व में मगध का सम्राट बना था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। पितृहंता के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? कौन सा शासक का नाम? तो पितृहंता के नाम से अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, इसीलिए इसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। किसके बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, कर डाली थी? तो महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त था, उसी के बहकावे में आकर के अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। अजातशत्रु का विवाह किसके साथ हुआ? तो अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की कन्या वजीरा के साथ हुआ था। वजीरा के साथ अजातशत्रु का विवाह हुआ था। कौशल नरेश प्रसेनजीत की कन्या थी वजीरा, तो उसी के साथ अजातशत्रु का विवाह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? तो अजातशत्रु का सुयोग मंत्री था सुनिध। वह सुनिध और वर्षकार था और सुनिध था। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। अजातशत्रु मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो अजातशत्रु मगध पर 32 वर्षों तक शासन किया था। 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने मगध पर शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। और वह किस धर्म का अनुयायी था? अजातशत्रु के बारे में पूछा गया है, तो जैन धर्म का अनुयायी था अजातशत्रु। राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण अजातशत्रु ने करवाया था। अजातशत्रु राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। अजातशत्रु के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो अजातशत्रु के बाद मगध के गद्दी पर पिता की हत्या करके उदयभद्र। अजातशत्रु भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और अजातशत्रु के पुत्र भी उदयभद्र, उदयीन जिसको कहते हैं, उदयीन के नाम से प्रसिद्ध है। तो उदयीन ने भी अपने पिता अजातशत्रु को हत्या करके गद्दी पर बैठा था 461 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र में किसने स्थापित किया था? तो मगध का राजधानी को पाटलिपुत्र में उदयीन जिसको बोलते हैं, तो उदयीन ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया था और उसी ने राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27, वह किस धर्म को मानता था? तो उदयीन जैन धर्म को मानने वाला था। क्वेश्चन नंबर 28, चैतन्य गृह का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयभद्र या उदयीन ने ही चैतन्य गृह का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 29, उदयभद्र के उत्तराधिकारी कौन था? तो उदयभद्र के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक थे उदयभद्र के उत्तराधिकारी। 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और इसके बाद फिर हर्यक वंश समाप्त हो जाता है और उसके बाद नागवंश की स्थापना होता है। नागदशक को किसने पदस्थ किया था? तो उसके ही योग्य अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में उसको पदस्थ करके और नागवंश की स्थापना किया था शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 32 को देते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग, जिसने नागदशक को, जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, उसको योग अमात्य जो था उसका योग अमात्य था और उसको पदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर के वैशाली में बनाई थी। पाटलिपुत्र को राजधानी उदयीन ने बनाया था और शिशुनाग उसको हटा करके वैशाली में बना दिया।
क्वेश्चन नंबर 34 के देखते हैं, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था कालाशोक या काकवर्ण उसको न बोलते हैं। 394 ईस्वी पूर्व में या गद्दी पर बैठा था कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं, कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र किया। नाग वंश का जो संस्थापक था वह वैशाली कर दिया पाटलिपुत्र से, जो उदयीन ने बनाया था पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया था उदयीन। फिर नाग वंश का जो संस्थापक था शिशुनाग, उसने वैशाली में राजधानी बना दिया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक जब आया, उसका शासनकाल आया, तो उसने पुनः वैशाली से राजधानी को हटा करके पाटलिपुत्र राजधानी बना दिया। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, कालाशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो 366 ईस्वी पूर्व में कालाशोक की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम राजा संभवतः शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 38, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद था नंद वंश का संस्थापक। यह एक शूद्र शासक था महापद्म। क्वेश्चन नंबर 39, महापद्म के पिता का क्या नाम था? तो नंदीवर्धन और माता शूद्र कन्या थी महापद्म का। महापद्म नंद को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो महापद्म नंद को उपाधि पुराणों के लिए एक छत्र, पृथ्वी का राजा, अनुल्लंघित शासक, भागर्भ, परशुराम के समान, सर्व छत्र नाशक यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला एवं एक राट, इस आदि का इसको उपाधि दिया गया था महापद्म नंद को। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, सिकंदर के समकालीन था। और उसके बाद धनानंद के बाद मौर्य वंश का स्थापना होता है, जो तो मौर्य वंश धन के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसने धनानंद को पदच्युत करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक तो धनानंद थे, सिकंदर के समकालीन था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, नंद वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो नंद वंश के पतन के बाद मगध पर मौर्य वंश का स्थापना हो जाता है, मौर्य वंश चलता है उसके बाद से। और इसका मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ से शुरू होगा फिर मौर्य वंश। तो अगले हम वीडियो में लेकर के आएंगे मौर्य वंश से संबंधित प्रश्नों को। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।